बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MTI 304 स्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 7। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो 5 मैथमेटिक्स को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे न्यूटन का तीसरा कानून, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि न्यूटन्स फर्स्ट टू लॉज ऑफ मोशन एक्सप्लेन हाउ द मोशन ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट चेंजेस। ठीक है, हमने जो न्यूटन के पहले दो कानून पढ़े हैं उसमें यही बयान किया गया है कि जो सिंगल ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो मोशन है वो कैसे चेंज होती है। ठीक है, कैसे चेंज होती है? फोर्स लगाने से। ठीक है, अगर आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो मोशन में या तो रुक जाएगी, अगर रेस्ट पे थी तो वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर लॉ ऑफ इनर्शिया इसको बोलते हैं। और दूसरा कानून था F इज़ इक्वल टू एम ए, यानी फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है और मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरह यानी कि हमने पहले दो जो लॉ थे उसमें फोर्स के बारे में पढ़ा है, अच्छे तरीके से पढ़ा है। और हमने ये चीज़ देखी है कि फोर्स ही वो चीज़ है जो सिंगल ऑब्जेक्ट के मोशन को जो है वो चेंज करती है या उसको रोकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ डिस्क्राइब्स समथिंग एल्स दैट हैपन्स व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कह रहा है कि न्यूटन का जो तीसरा कानून है वो इसके अलावा कोई कुछ और चीज़ को डिस्क्राइब करता है। वो मतलब कि चेंज ऑफ मोशन को नहीं डिस्क्राइब करता। ठीक है, न्यूटन का जो तीसरा कानून है वो ये डिस्क्राइब करता है कि व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। न्यूटन का तीसरा कानून कब लागू होता है? जब एक बॉडी जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है और नतीजे के तौर पर वो ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ फोर्सेज ऑलवेज एक्ट इन इक्वल बट अपोजिट पेयर्स। ठीक है, न्यूटन का जो तीसरा कानून है उसके मुताबिक ये है कि जो फोर्सेज हैं वो हमेशा इक्वल लेकिन अपोजिट पेयर्स में जो है वो एक्ट करती हैं। देखेंगे इस तरह, अगर एक फोर्स इस तरफ है तो दूसरी फोर्स इस तरफ होगी। ठीक है, बराबर और अपोजिट पेयर्स। ठीक है, ये देखें, ये दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। तो यही चीज़ जो है वो न्यूटन का तीसरा कानून बताता है कि जो फोर्सेज हैं वो हमेशा इक्वल और अपोजिट पेयर्स में एक्ट करती हैं। ठीक है, द फोर्सेज एक्सर्टेड बाई टू ऑब्जेक्ट्स ऑन ईच अदर आर ऑफन कॉल्ड एन एक्शन रिएक्शन फोर्स पेयर। ठीक है, जो फोर्सेज दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे लगाती हैं। ठीक है, जो फोर्सेस दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे लगाती हैं हम उनको उन फोर्सेस को एक्शन रिएक्शन फोर्सेस पेयर कहते हैं। ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस पेयर कहते हैं। ठीक है, आइदर फोर्स कैन बी कंसिडर्ड द एक्शन और द रिएक्शन फोर्स। ठीक है, इसमें हम कोई रूल नहीं है कि इसको हमने एक्शन लेना है इसको रिएक्शन लेना है। आप किसी भी फोर्स को एक्शन ले सकते हैं, फिर दूसरी को आप रिएक्शन ले लें। अगर पहली को रिएक्शन लिया है तो फिर दूसरी को एक्शन ले लें। ठीक है, ये इस तरह चेंज हो सकती है, कोई रूल नहीं है इसमें। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स पेयर्स डोंट कैंसल बिकॉज दे एक्ट ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। और आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है, हमने ये चीज़ पढ़ लिया कि ये दोनों मिकदार में बराबर होते हैं और डायरेक्शन में इनकी अपोजिशन होती है, डायरेक्शन इनकी अपोजिट होती है। तो हमारे ज़हन में ये चीज़ आएगी कि यार ये कैंसिल क्यों नहीं होती। ठीक है, अगर दो फोर्सेस हैं इस तरह और इस तरह, ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो लेकिन ये है कि ये फोर्सेस क्यों नहीं कैंसिल आउट होती? ये इसलिए नहीं होती कि ये टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगती हैं। ठीक है, यानी एक फोर्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट लगाता है और रिएक्शन वाली फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट पहले वाले पे लगाता है, यानी कि यहाँ पे दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसलिए ये फोर्सेस कैंसिल नहीं होती। फोर्सेस कैंसिल उस वक्त होती हैं जब वो फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे लग रही हो। ये देखें, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, इस पर एक ऊपर की तरफ लग रही है और एक फोर्स नीचे की तरफ, तो ये फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे। फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। ये अभी स्टेटमेंट, असल स्टेटमेंट जो थर्ड लॉ किया वो ये है कि हर एक्शन का हमेशा एक रिएक्शन होता है जो कि मिकदार में बराबर लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होता है। ठीक है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल लेकिन डायरेक्शन उसकी अपोजिट होती है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि पुशिंग अ वॉल। जब आप किसी दीवार को अपने हाथों से पुश करते हैं तो जितनी फोर्स आप लगा रहे होते हैं, नतीजे में रिएक्शन के तौर पर दीवार भी आप पर उतनी ही फोर्स लगा रही होती है। ठीक है, फुटबॉल हिटिंग वॉल। ठीक है, कोई आप किक लगाकर फुटबॉल को दीवार में मारते हैं तो आप देखते हैं कि फुटबॉल दोबारा वापस आ जाता है। वो किस वजह से आता है? कि दीवार भी उतनी फोर्स ही लगाकर फुटबॉल को परे धकेलती है। ठीक है, उतनी फोर्स से ही बॉल को किक आउट करती है। जंपिंग ऑन द ग्राउंड, जब आप ज़मीन पर जंप करते हैं तो आप जब नीचे को ज़ोर लगाते हैं तो ज़मीन को नीचे को पुश करते हैं, तो नतीजे के तौर पर, रिएक्शन के तौर पर ज़मीन आपको ऊपर की तरफ जंप करवाती है। और इसी तरह रॉकेट मोशन है कि जब वो हाईली मतलब कि फ्यूल जो है वो बर्न होता है
उसके पीछे से रॉकेट मोटर से तो गैसेस निकलती हैं पीछे की तरफ, और इसी तरह जो रॉकेट होता है वो आगे की तरफ मूव करता है रिएक्शन के तौर पर, ठीक है। गैसेस पीछे की तरफ निकलती हैं और रॉकेट आगे की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। इसमें हम 3-4 किस्म की जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं हमारे पास उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले है ग्रेविटी एट रेस्ट। द ग्रेविटी फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑल द टाइम्स, ठीक है। ये कह रहा है कि ग्रेविटी की जो फोर्स है ना वो हर ऑब्जेक्ट पर और हर टाइम अमल करती रहती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि आप कोई भी चीज़ जिस वक्त भी ऊपर फेंकेंगे वो हमेशा नीचे आएगी क्योंकि ग्रेविटी अमल कर रही है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट द लॉ ऑफ, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो ये बयान करता है कि द नेट फोर्स इज़ ज़ीरो, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इसका मतलब है कि उस पर जो नेट फोर्स है ना वो ज़ीरो है, क्योंकि इसी वजह से वो मोशन नहीं कर रहा। मोशन उसी वक्त होगी जब उस पर कोई नेट फोर्स अमल करेगी, अगर ज़ीरो होगी तो वो मोशन नहीं करेगा, ठीक है। हम अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं इसको। ये देखें हमारे पास एक बॉल पड़ा हुआ है ज़मीन पर, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ग्रेविटी की फोर्स है वो नीचे की जानब लग रही है, तो इसके साथ -mg, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू -mg। और जो ये टेबल जो है, फ़र्ज़ करेंगे ये टेबल पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके वज़न की वजह से एक फ़ोर्स जो नीचे की जानब अमल कर रही है, इसका वज़न है, वही फ़ोर्स ऑफ ग्रेविटी है हमारे पास, ठीक है। जो इसका वज़न के वजह से नीचे को ये फ़ोर्स अमल करती है ना वो फ़ोर्स ऑफ ग्रेविटी और -mg है। और ये चीज़ जो है आप ऊपर की तरफ जो टेबल फोर्स लगा रहा है, एक फोर्स टेबल भी लगा रहा है, इसी वजह से ये टेबल के ऊपर गेंद रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है? क्योंकि जितना इसका वजन है उतनी फोर्स टेबल भी इसके ऊपर लगा रहा है, जितना ये टेबल पर लगा रही है उतनी ये टेबल भी उसके ऊपर लगा रहा है। तो इसका मतलब है ये रेस्ट में है, इसी वजह से ये रेस्ट में है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस आपस में जो है वो कैंसल आउट हो जाती हैं, ठीक है। आप इसको भी नेगेटिव ले सकते हैं, इसको नेगेटिव ले लें। अगर इसको नेगेटिव लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। दोनों को हमने कैंसल आउट करना होता है, तो ये वाली चीज़ यहाँ से हमारे पास आ जाएगी। ये अब इस पर नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि जितनी फोर्स नीचे लग रही है उतनी ऊपर को लग रही है, तो ये बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। ठीक है, आगे जो मैंने आपको बता दिया है कि ना ग्रेविटी के अपोजिट एक फोर्स होगी, उसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। जो टेबल गेंद पर ऊपर की जानब लगा रहा है, एक तो गेंद का वज़न है ना जो नीचे की जानब एक्ट कर रहा है, वही उसी को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। वज़न ही वो फोर्स है जिसके मुताबिक जो ज़मीन है हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। वज़न को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो है जो टेबल बॉल पर लगा रहा है वो ऊपर की जानब फोर्स लगा रहा है, और ये दोनों मिकदार में बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन में इनका डिफरेंट है, ठीक है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ भी है, इसी वजह से ये बॉल जो है रेस्ट में है, ठीक है। तो देयर मस्ट बी फोर्स अपोजिट टू ग्रेविटी दैट कैंसल्स इट आउट, दिस अपोजिट फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि हमेशा ग्रेविटी के अपोजिट एक फोर्स अमल करेगी जो उसको कैंसल आउट कर देगी, जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, जो कि ऊपर की जानब लग रही है। ग्रेविटी नीचे की जानब थी, ठीक है, वज़न उसका नीचे की जानब अमल कर रहा था, और जो टेबल उस पर फोर्स लगा रहा था वो ऊपर की जानब, जिसको नॉर्मल फोर्स एफ नॉर्मल इज़ इक्वल टू mg, ठीक है। ये नॉर्मल और ग्रेविटी की या वज़न का जो कंपोनेंट है ग्रेविटी और दूसरा जो है हमारे पास नॉर्मल का कंपोनेंट, ये बराबर है। जितनी ये फोर्स है उतनी ये फोर्स है, तो हमने यहाँ से लिख दिया एफ एन इज इक्वल टू mg। इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ग्राउंड, ठीक है। ये जिस टेबल पर या जिस ग्राउंड पर पड़ी होती है ना, नॉर्मल फोर्स उसके परपेंडिकुलर होती है। ये MCQs में भी क्वेश्चन आ सकता है। दिस फोर्स इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ रिएक्शन, द नॉर्मल फोर्स कैन बी मेजर्ड इन पाउंड्स, ठीक है। दिस फोर्स इज़ अ रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ रिएक्शन, ये मैंने आपको बता दिया है कि ये जो है वो लॉ ऑफ रिएक्शन जो हमने न्यूटन का थर्ड कानून पढ़ा है ना, उसके मुताबिक ये रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। वज़न क्या? रिएक्शन फोर्स है जो ऊपर की जानब अमल कर रहा है। तो नॉर्मल फोर्स जो भी है वो भी एक फोर्स है, तो हम उसको मेजर कर सकते हैं पाउंड्स में मेजर कर सकते हैं। तो अगेन मैं लिखता हूँ कि एफ नॉर्मल इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू mg, ठीक है। एफ नॉर्मल जो है वो वज़न के बराबर है जितना उसका वज़न है, ठीक है। वज़न उसका नीचे की जानब है और नॉर्मल फोर्स ऊपर की जानब है, ठीक है। तो वज़न को हमने W इज़ इक्वल टू mg बोला है, ठीक है। W किसके बराबर होता है? mg के बराबर। इट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये फोर्स जो है वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फोर्सेस ऑन अ स्लोप, ठीक है। ये चीज़ें तो हमने पढ़ी है जब चीज़ कोई ना ग्राउंड पे पड़ी हो या किसी टेबल पे पड़ी हो, हॉरिजेंटल सरफेस पे पड़ी हो। अब हम पढ़ेंगे कि ये हमारी हॉरिजेंटल सरफेस है, ये वाली या ग्राउंड है, लेकिन हमने कोई तख्ता सा उठाकर जिसको हम स्लोप बनाते हैं, जो मतलब है ये बनी हुई, ये देखें, यानी कि इस फट्टे को हमने थोड़ा सा उठाकर ग्राउंड से ऊपर कर दिया कि ये कोई एंगल बना रहा है,
ग्राउंड के साथ, तो ये एक स्लोप बन जाएगी ये वाली चीज़। यानी कि अब जो चीज़ है ना, वो हमने चीज़ ग्राउंड पे नहीं रखी हुई, बल्कि एक फट्टे को ग्राउंड के ऊपर रख के और ऊपर हमने एक मीन्स के उसको एक एंगल दे दिया ग्राउंड के साथ, उसका जो एंगल है वो थीटा है। ये अब मास जो है वो उसके ऊपर पड़ा हुआ है, फट्टे के ऊपर, ठीक है, ये स्लोप बन गई है। तो इसको हम इंक्लाइंड प्लेन भी कहते हैं। इंक्लाइंड प्लेन का क्या मतलब है कि झुका हुआ प्लेन, जिसका कोई एक्स एक्सिस के साथ या ज़मीन के साथ कोई एंगल हो, हम उसको इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। हम ये देखेंगे इसका ज़मीन के साथ थीटा एंगल है। तो इस पर जो फोर्सेस अमल कर रही हैं वो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स नॉर्मल फोर्स होती है ना, वो प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट करती है, ठीक है। ये देखें, ये फोर्स ऑफ नॉर्मल है, ये इसका जो है ये यहाँ पे इसका वज़न एफ जी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या वज़न या एम जी जिसको हम बोलते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, वो अमल कर रहा है। अब हम देखेंगे ये जो चीज़ है ये इसके पैरेलल, ये इसके मतलब कि कैंसल आउट नहीं कर रही इस चीज़ को, ठीक है। अब जो फोर्स है ना, ये जो ग्रेविटी की, इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, क्योंकि ये एट राइट एंगल नहीं, प्लेन के राइट एंगल नहीं है। ये देखें, प्लेन के राइट एंगल ये वाला कंपोनेंट इसका बन रहा है, जिसको हमने एम जी कोस थीटा बोला। तो अलोंग द प्लेन इसका कंपोनेंट बन रहा है एम जी साइन थीटा, ठीक है। ये देखें, ये फोर्स जो है वो नॉर्मल फोर्स के बिल्कुल अपोजिट नहीं है, ये इस तरफ है, ये है इसकी फोर्स, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी या एम जी जो इसका वज़न है ना डब्बे का, वो नीचे यहाँ पे है, बल्कि इसको होना यहाँ पे चाहिए था, लेकिन ये इंक्लाइंड प्लेन की वजह से यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो हमने तो अब इसको रिजॉल्व करना है इसके कंपोनेंट्स में, तो ये इसका एक्स का कंपोनेंट हो जाएगा, ये इसका वाई कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एम जी साइन थीटा हो जाएगा वाई कंपोनेंट, और ये एम जी कोस थीटा हो जाएगा। और ये वाली चीज़ जो है ये इस तरफ इसको अप्लाइड फोर्स है, ये वाली हम जो अप्लाई की, और इसी अप्लाइड फोर्स की वजह से ये बॉक्स जो है वो इस पर टिका हुआ है। क्योंकि अगर अप्लाइड फोर्स नहीं होगी तो ये इस कंपोनेंट की वजह से ये नीचे की तरफ खिसक जाएगा। ये अप्लाइड फोर्स इस फोर्स के बराबर है, ठीक है। अब देखें कि जो ये फोर्स है नॉर्मल फोर्स, वो एम जी कोस थीटा के बराबर हो गई, ये फोर्स जो है वो इसके बराबर हो गई है, ठीक है, एम जी साइन थीटा के। तो इसका मतलब ये है कि ये बॉक्स इसी वजह से रेस्ट में है, क्योंकि इस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस बैलेंस हो गई है। ये फोर्स इसके बैलेंस हो गई, ये फोर्स इसके बैलेंस हो गई है, तो इस वजह से ये इस पर टिका हुआ है। तो अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसको। फोर्स ऑफ ग्रेविटी पॉइंट्स डाउनवर्ड एज, ज़ाहिर बात है, मैंने बताया था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो एम जी के बराबर होती है, तो ये हमेशा नीचे की जानब एक्ट करती है, ठीक है, डाउनवर्ड। नॉर्मल फोर्स एफ एन पॉइंट्स अवे फ्राम सरफेस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। ये हमारी इंक्लाइंड सरफेस है, और ये जो नॉर्मल फोर्स है ना, ये अवे फ्राम सरफेस, अवे फ्राम सरफेस यानी ऊपर की तरफ एक्ट करती है। तो ऊपर की तरफ एक तो एक्ट करती है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ना ये वाला, ये इसके 90 के एंगल पे होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये मैंने आपको पहले, ये देखें, आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये वाला इंक्लाइंड प्लेन है और ये नॉर्मल फोर्स है 90 का एंगल, ठीक है। एन अप्लाइड फोर्स होल्ड ब्लॉक इन प्लेस, ब्लॉक स्टेज इन प्लेस, ठीक है। जो हमने अप्लाइड फोर्स, मैंने आपको ये बताया है ना कि ये अप्लाइड फोर्स जो आप अगर ना करें, अप्लाई करें, तो ये बॉक्स जो है वो अपनी जगह पे नहीं टिकेगा। ये इस फोर्स के इस कंपोनेंट एम जी साइन थीटा के वजह से ये नीचे की तरफ लुढ़क जाएगा, ठीक है। तो ब्लॉक स्टेज इन प्लेस, नो नेट फोर्स अलोंग सरफेस, ठीक है। ना तो कोई अलोंग सरफेस, ये फोर्सेज होती हैं जो अलोंग प्लेन काम कर रही हैं, और ये दो फोर्सेज जो हैं वो मतलब कि हमारे पास अवे फ्राम सरफेस कर रही हैं। ये अलोंग द सरफेस हैं ये वाली दो फोर्सेज, और ये दो जो हैं वो अवे फ्राम सरफेस है। ये सारी फोर्सेज आपस में बैलेंस हो गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि बॉक्स जो है वो हमारा रेस्ट में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी। हम ग्रेविटी के जो हमने जो दो कंपोनेंट्स फाइंड आउट किए, एम जी कोस थीटा और एम जी साइन थीटा, और वहाँ से हम अननोन को फाइंड कर लेंगे। अब हमारे पास है दूसरी कंटैक्ट फोर्स, टेंशन फोर्स। ये टाट रोप हैज़ अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट। जब भी हम किसी रस्सी को खींचते हैं तो उस पर एक फोर्स अमल करती है, ठीक है। या आप किसी हुक के साथ या ऊपर किसी जगह पे आपने रस्सी लटकाई हो, साथ उसके मास बांधा हो, ये देखिए ये एक मास एम है, ये रस्सी के साथ बंधा हुआ है, और ये रस्सी फर्दर अटैच है ऊपर किसी चीज़ के साथ, छत के साथ या इस तरह किसी के साथ, ठीक है। तो इस पर अब कौन कौन सी फोर्सेज अमल करती हैं। ये मास जो है, इसका वज़न जो है वो नीचे की जानब अमल कर रहा है, ठीक है। इस मास की वजह से रस्सी में भी एक फोर्स पैदा हुई है, खिंचाव पैदा हुआ है, जिसको हम टेंशन फोर्स कहते हैं, इसको फोर्स ऑफ टेंशन कहते हैं। और ये माइनस ऑफ एफ जी के बराबर होती है, यानी कि जिस सिमत में ये आपका वज़न या फोर्स ऑफ ग्रेविटी अमल कर रही होती है, ये उसके मुखालफ सिमत में होती है। ये देखें, फोर्स ऑफ टेंशन किसके इक्वल है, माइनस एफ जी, यानी कि ये अगर नीचे की जानब अमल कर रही है तो फोर्स ऑफ टेंशन ऊपर की जानब अमल करेगी, ठीक है। तो ये
आपको दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एफ टेंशन जो है वो एम जी के बराबर हो जाएगी। जब आप माइनस एफ जी की जगह पे माइनस एम जी रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो के फोर्स ऑफ टेंशन एम जी के बराबर आ जाएगी। तो हमारे पास इफ़ आ रोप इज़ लाइट वेट एंड फ्लेक्सिबल, फोर्स इज यूनिफॉर्म ओवर होल लेंथ, ठीक है। अगर आपके पास मासलेस रोप है, बिल्कुल पतली सी कोई इस तरह की है, यूनिफॉर्म सी आपके पास रस्सी है, लाइट वेट है, बिल्कुल हल्की सी या फ्लेक्सिबल है, तो उस पर जो फोर्स ऑफ टेंशन होगी ना, वो सारी उसकी जो लेंथ होगी ना उस पर यूनिफॉर्म होगी। ये नहीं होगा कि एक कोने पे ज़्यादा होगी, एक कोने पे कम होगी, ठीक है। अगर ये जो ज़्यादा भारी रस्सी होती है उस पर ये टेंशन की फोर्स किसी जगह पे ज़्यादा होती है, किसी जगह पे कम होती है, ठीक है। दिस फोर्स इज कॉल्ड टेंशन फोर्स, ठीक है। एंड पॉइंट्स अलोंग द रोप, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द रोप। ये देखें, ये रस्सी है और ये अलोंग द रोप है, ये देखें मैंने तीर बनाए हुए हैं। टेंशन एक्ट्स ऑन बोथ हैंड, टेंशन जो है वो हमेशा दोनों एंड्स पर ही अमल करती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास टेंशन और नॉर्मल फोर्स। टेंशन और नॉर्मल फोर्स को हम यहाँ पे अब देखते हैं, ठीक है। तो ये देखें, टेंशन एंड नॉर्मल आर डिफरेंट, ठीक है। टेंशन और नॉर्मल दो डिफरेंट मतलब के फोर्सेस हैं। ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट टेंशन, ठीक है। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को रस्सी के साथ खींचते हैं, रस्सी के साथ बांध के खींचते हैं, ये देखें, ये यहाँ पे आपने रस्सी से बांध कर इस ऑब्जेक्ट मास एम को खींच रहे हैं इस तरफ, ठीक है। ये मैंने तीर का निशान बनाया है, तो ये देखें इसमें टेंशन टी पैदा हो गई है। ये पुश फ्राम अ सरफेस, जो नॉर्मल फोर्स होती है वो जो जिस सरफेस पर आपका जिस्म या ऑब्जेक्ट पड़ा होता है ना, वो सरफेस जो जिस्म पर फोर्स लगाती है ना, जिस तरह मैंने आपको वो बॉल की एग्जांपल दी थी, जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, उसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, ठीक है। आइदर वन और बोथ में भी प्रेजेंट, ठीक है। इनमें से कोई दो भी दोनों भी प्रेजेंट हो सकती हैं एट अ टाइम, और वन भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है, नॉर्मल या टेंशन फोर्स। तो आप ये देखें, यहाँ पे एक मास पड़ा हुआ है, तो इस तरफ जो है आप रस्सी बांधकर इसको इस तरफ खींच रहे हैं, इस तरफ, ठीक है। इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो ये इस तरफ मूव कर रहा है, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो इस तरफ को एक्ट कर रही है। जिस सिमत में आप फोर्स लगा रहे होते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके मुखालफ में कर रही होती है। तो यहाँ नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी है और ऊपर हमारे पास फोर्स ऑफ नॉर्मल है, ठीक है। ये चीज़ है। अब हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम इन वन डायमेंशनल। टू वेयर्स आर हंग सपोर्टेड बाय स्ट्रिंग्स ऑन द लोअर ब्लॉक, टू फोर्सेस बैलेंसिंग Ft2 इज इक्वल टू M2G, ठीक है। कोई एक ऊपर सपोर्ट लगी हुई है, उसके साथ एक रस्सी है, और रस्सी के साथ दो मासेस इस तरह अटैच है कि मतलब ऊपर M1 अटैच है, फिर रस्सी का हिस्सा है, फिर नीचे M2 अटैच है, ठीक है। तो आप देखेंगे M2 का वज़न जो है वो M2G वो नीचे की जानब है, M1G का वज़न M1G जो है वो नीचे की जानब है, ठीक है। और ये जो रस्सी है इसमें टेंशन M2 की वजह से पैदा हुई है, तो ये Ft2 है, और यहाँ पे जो टेंशन है वो M1 की वजह से वो Ft1 है, ठीक है। अब जो मास 2 है ना, इस पर सिर्फ दो फोर्सेस अमल कर रही हैं, एक M2G, ठीक है, और एक फोर्स ऑफ टेंशन, ठीक है। और फोर्स ऑफ टेंशन Ft2 हमने इसको बोला है, तो इसका मतलब है ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, तो हमने इनको बराबर कर दिया, ठीक है। ये M2 की बात हो रही है, M1 की बात नहीं की अभी हमने, ठीक है। M2 पे सिर्फ दो फोर्सेस हैं, एक टेंशन की फोर्स और दूसरा उसका वजन, एक नीचे की जानब है, एक ऊपर की जानब है। ऑन द अपर ब्लॉक 3 फोर्सेस आर, ठीक है। अपर ब्लॉक जो है ना, आप देखेंगे इस पर 3 फोर्सेस अमल कर रही हैं। सबसे पहले तो इसका अपना वेट M1G, दूसरा इस पर अमल करने वाली Ft1 फोर्स, ठीक है। ये देखें, अब दो सेम फोर्सेस तो इस वाली M2 वाली यहाँ पे आ गई, यानी इसका वजन और फोर्स ऑफ टेंशन। लेकिन ये देखें कि ये जो बॉक्स है ना, इस पर इसका वजन भी पड़ रहा है, ये वाली चीज़ जो है इस पर जो है ये इस रस्सी का वजन भी पड़ रहा है। ये जो रस्सी में टेंशन T2 है ना, ये वाली, ठीक है। ये रस्सी जो यहाँ पर इसकी टेंशन है वो इस M1 में ही ऐड हो रही है यहाँ पे। तो हमने M1G और Ft1 इज इक्वल टू M1G है, तो इसमें प्लस कर दिया, ये जो ऐड अप हो रही है चीज़, ठीक है। ये रस्सी की टेंशन जो है वो इसमें ऐड हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि M1G और फोर्स T2 जो है वो हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि वो M2G के बराबर है, यहाँ पे पुट कर दी, तो Ft1 हमारे पास M1 प्लस M2 इंटू G, यानी कि जो फोर्स ऑफ टेंशन यहाँ पे रस्सी पे है ना, इस रस्सी पे उस पर बहुत ज़्यादा लोड है, उस पर M1 का भी वज़न आ गया और M2 का वज़न भी आ गया। ये देख लें, M1G और M2G भी आ गया, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ से क्लियर कर दी अब चीज़, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक एग्जाम्पल, कैलकुलेट द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास 3 kg इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजेंटल टेबल। एक हॉरिजेंटल टेबल है, तो उस पर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो आपने नॉर्मल फोर्स फाइंड आउट करनी है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। वो फोर्स जो टेबल इस
3 kg के मास पर लगा रहा है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि इसका वेट जो है वो नीचे की जानब अमल कर रहा है, वेट इसका mg के बराबर है और नॉर्मल फोर्स ऊपर की जानब होती है और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम इसका जो है पहले वेट कैलकुलेट करते हैं। वेट का क्या मतलब है, मास इसका 3 kg है, वेट हमने पढ़ा है mg के बराबर है, m हमने 3 लिया, जी की वैल्यू 10 होती है कांस्टेंट, तो ये 30 न्यूटन, यानी कि वेट इसका क्या आ गया 30 न्यूटन आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने एफ न्यूटन बराबर एफ नॉर्मल जो है वो किसके बराबर है, वेट के बराबर है। ये देखें ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हैं, डायरेक्शन में मुख्तलिफ हैं, तो ये हमने इनको इक्वेट कर दिया, यानी कि एफ न्यूटन किसके बराबर है, डब्ल्यू के, डब्ल्यू हमारा 30 न्यूटन है, यानी कि जितना इसका वजन है उतनी ही एफ नॉर्मल फोर्स भी उतनी ही लग रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है कि 2 स्मूथ बॉक्सेस ए एंड बी मासेस 20 kg एंड 30 kg रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एज शोन, ठीक है। 2 बॉक्सेस हैं, एक ए है और एक बी है, एक का मास 20 kg है और 30 kg है दूसरे का मास। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ईच बॉक्स। हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं हर बॉक्स पर हमने हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम बॉक्स ए के स्टडी करते हैं, बॉक्स ए पे कौन कौन सी है। इसका हमने मास जो है इसको एम ए बोल दिया, मास ऑफ बॉक्स ए वो 20 kg है, तो इसका वज़न हमारे पास क्या आ गया, डब्ल्यू ए आ गया, तो वो एम जी के बराबर होता है। अब 20 × 10 200 न्यूटन। अब ये देखेंगे ये इसके ऊपर पड़ा हुआ है, बी के ऊपर, एक इसका वज़न नीचे की जानब अमल कर रहा है और इसका जो बी उसके ऊपर फोर्स नॉर्मल फोर्स लगा रहा है वो हमारे पास वो ऊपर की जानब अमल कर रही है। अब हम नॉर्मल फोर्स एट बॉक्स ए मालूम करते हैं, वो ज़ाहिरी बात है कि वो डब्ल्यू ए के बराबर है, जितना वज़न है इसका उतनी नॉर्मल फोर्स है जो बी इस पे लगा रहा है, तो वो 200 न्यूटन के बराबर आ गई। अब बॉक्स बी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, बॉक्स बी जो है वो क्या है कि इस पर ए का वज़न भी ऐड हो जाएगा। देखें आप, अभी मैं आपको बताता हूँ, मास ऑफ बॉक्स हमारे पास 30 kg, यहाँ पे हमने डब्ल्यू बी यानी वेट ऑफ बी कैलकुलेट किया, 300 न्यूटन आ गया, 30 × 10 300 न्यूटन। तो यहाँ से हमने नॉर्मल फोर्स ऑफ बी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये देखें कि एक तो डब्ल्यू बी इसका अपना वज़न है, बॉक्स बी का एक वज़न अपना है, दूसरा बॉक्स ए भी इसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो उसका वज़न भी इस पर ऐड हो जाएगा, ठीक है, उसका वज़न भी इस पर ऐड हो जाएगा। इसको आप एफ नॉर्मल ऑफ ए भी लिख सकते हैं वज़न को, या इसको आप डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर है ना, ये हम ऊपर कैलकुलेट करके आए कि ये दोनों बराबर है। या आप इसको वज़न इसका बॉक्स ए का ऐड कर दें या इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो ऐड कर दें, तो दूसरा एफ नॉर्मल ऑफ बी जो है वो ये ऊपर की जानब लग रहा है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले 300, तो इसका अपना वज़न था, ठीक है, 300 न्यूटन, और 200 न्यूटन इस पर बॉक्स ए का ऐड हो गया क्योंकि वो इसके ऊपर पड़ा है, तो नॉर्मल फोर्स ऐट बॉक्स बी वो हमारे पास 500 न्यूटन आ गई। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। तो यही रिक्वेस्ट है कि 5 मैथमेटिक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों में। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।